हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले दिन हमने डिस्कस किए हैं, एक बार उनको रिवाइज करते हैं, फिर अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एसएस पार्ट 1 के एग्जाम के हर पेपर में आने वाला प्रश्न है, तलपट क्या है। खैर, इन सबसे पहले ये डिस्कस करना चाहूँगा कि मैं एसएस अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारियों के संबंधित नया सिलेबस आया हुआ है, जिसमें 4 सब्जेक्ट में एग्जाम होना है। इसके लिए वित्त विभाग ने एक प्रतिवेदन तैयार करके मंत्रालय को भेजा हुआ है। मंत्रालय उसके अनुसार एग्जाम लेगी। तो मैं अगले 2 नवंबर से उसके लिए क्लासेस लेना चाह रहा हूँ, क्लासेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे वो दिए हुए इस नंबर पे संपर्क करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे अपना नाम कि वो नए सिलेबस के अनुसार अधीनस्थ लेखा सेवा की परीक्षा के लिए उत्सुक हैं या परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। तो मैं इसे स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। क्लियर है। अब आते हैं कि पिछले दिन हमने क्या देखा था। जैसा कि पिछले दिन हमने देखा था कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ तथा हानियों को डिस्कस कीजिए। क्लियर है। पिछले दिन का प्रश्न क्या था? पिछले दिन का प्रश्न था कि दोहरा लेखा प्रणाली के मूल सिद्धांत क्या है और इस प्रणाली के क्या लाभ और हानियां हैं। और इसी के सपोर्ट में, दोहरा लेखा प्रणाली के सपोर्ट में ही एक जनरल एंट्री का प्रश्न भी हम लोगों ने देखा था। तो पहले देखते हैं पिछले दिन हम लोगों ने क्या देखा। पिछले दिन हम लोगों ने देखा कि दोहरा लेखा प्रणाली निम्न 3 सिद्धांतों पर आधारित है। दोहरा लेखा प्रणाली इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 पक्षों में एंट्री की जाती है। एक डेबिट, पहला लाइन होगा कि दोहरा लेखा प्रणाली वो लेखा प्रणाली है इसमें 2 पक्षों में एंट्री होती है। पहला एंट्री होता है डेबिट पक्ष में, दूसरा होता है क्रेडिट पक्ष में। तो पहला लाइन हो जाएगा कि दोहरा लेखा प्रणाली वो लेखा प्रणाली है इसमें कि लेखाओं का, किसी भी सौदा का, किसी भी लेन देन का 2 पक्ष में एंट्री होता है। दूसरा, ये 2 पक्ष डेबिट और क्रेडिट होते हैं। तीसरा, डेबिट और क्रेडिट पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक ही सौदे को हम डेबिट में भी एंट्री करते हैं तो साथ ही साथ क्रेडिट में भी एंट्री करते हैं। क्लियर है। तो ये दोहरा लेखा प्रणाली के मुख्य सिद्धांत है। दोहरा लेखा प्रणाली किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है? तो दोहरा लेखा प्रणाली निम्न 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है: प्रारंभिक लेखा, वर्गीकरण और अंतिम लेखा। जैसा कि लेखांकन की प्रक्रिया थी कि पहले सौदा या लेखाओं का पहचान करना, फिर उनका मापन करना, फिर उनका प्रारंभिक लेखा करना। प्रारंभिक लेखा करना मतलब रोजनामचा बनाना, सहायक वही बनाना, जिसी को जर्नल बोलते हैं। दूसरा वर्गीकरण, उसकी खतौनी करना या लेजर वाइज डिवाइड करना, खातों को अलग अलग करना। तथा तीसरा होता है अंतिम लेखा। अंतिम लेखा में हम क्या तैयार करते हैं? तलपट तैयार करते हैं, लाभ हानि खाता तैयार करते हैं, व्यापारिक खाता तैयार करते हैं तथा चिट्ठा तैयार करते हैं, वित्तीय स्थिति विवरण तैयार करते हैं। तथा लेखांकन का अगला स्टेप आता है एनालिसिस करना और अंतिम स्टेप आता है रिपोर्ट तैयार करना। मतलब इन लेखांकन के इन क्रियाओं का रिपोर्ट तैयार करते हैं। जो मैनेजमेंट होती है उनको पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, डिटेल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जबकि इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर को समराइज रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो लेखांकन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित 7-8 स्टेप में है जो डिस्कस किए हैं। खैर, जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो निम्नलिखित 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है: प्रारंभिक लेखा, जनरल रोजनामचा। दूसरा, वर्गीकरण मतलब खतौनी या खाताओं का अलग अलग करना। तथा तीसरा, अंतिम लेखा। पिछले दिन हम लोगों ने इसे पढ़ा हुआ है। फिर अगला हम लोग पढ़े थे कि दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ क्या है। तो दोहरा लेखा प्रणाली के 10-12 लाभ हमने पिछले भी दिन देखा था कि ये निश्चित और वैज्ञानिक है, सरल और त्रुटि रहित है, 2 पक्षों पे प्रभाव पड़ता है, वे पक्ष डेबिट और क्रेडिट है, दोनों पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि एक ही एंट्री को, एक ही सौदे को 2 जगह एंट्री किया जाता है, पहले डेबिट में फिर क्रेडिट में, इसलिए त्रुटि होने की संभावना कम होती है, इसीलिए कोई एंट्री छूटने की संभावना कम होती है, भूल होने की संभावना कम होती है। जो रोजनामचा तैयार होता है या दोहरा लेखा प्रणाली से जो लेखा तैयार होता है, इससे हम गणितीय शुद्धता ज्ञात कर सकते हैं। गणितीय शुद्धता ज्ञात करने के लिए इन खातों की खतौनी करते हैं, फिर तलपट तैयार करते हैं, फिर लाभ हानि खाता बनाते हैं, फिर चिट्ठा तैयार करते हैं। मीन्स दोहरा लेखा प्रणाली से प्राप्त रोजनामचा या जनरल हमें आगे की वित्तीय विवरण ज्ञात करने में, तलपट तैयार करने में, व्यापार खाता बनाने में, लाभ हानि खाता तैयार करने में सहायक होता है। इसके बाद ये जो तैयार होते हैं, इन्हीं से हम इनका विश्लेषण कर सकते हैं तथा तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं। इन्हीं से इनका विश्लेषण कर सकते हैं तथा हम इनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इनकी हानियों को भी डिस्कस करना था। हानियों में हम लोग ये देखे थे कि डेबिट क्रेडिट के नियम अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ रोजनामचा लिखने का एक नियम है कि डेबिट पक्ष लिखना है, डेबिट टू तथा क्रेडिट से, इस प्रकार से लिखना है। तो नियम पालन करने में कठिनाई होती है। गलतियों को पता लगाना, अगर कोई त्रुटि हो गया तो उन त्रुटि को पता लगाना कठिन होता है। था प्रविष्टि का सिद्धांत, जो प्रविष्टि करते हैं हम लोग, एंट्री करते हैं, इनमें भी गलतियां होती है। सामान्यतः क्या होता है
कि एक ही सौदा डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है। मीन्स जब भी सौदा में आदत, पूर्वदत्त, उपार्जित, अनुपार्जित इस प्रकार का शब्द जुड़ जाता है तो उसे समझने में, उसे एंट्री करने में कठिनाई होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट है। हानियों को देखने के बाद हम लोग इनका जनरल एंट्री देखे थे। यहाँ पे तलपट की हानियों को दोबारा हम देखेंगे अच्छे से, क्योंकि अभी हम तलपट के संबंधित एक प्रश्न भी देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे कि अजय ने 4000 का माल विजय से 4 अप्रैल 2013 को उधार क्रय किया तथा अजय ने विजय को नगद की जगह में विल विपत्र 4 अप्रैल 2013 को ही जारी किया, जिसे विजय 4 अप्रैल 2013 को ही इसे बैंक में 5% ब्याज के साथ भुगतान करा लिया और अजय ने इस विल विपत्र के राशि को 3 माह बाद निर्धारित तिथि पर नगद रूप से विल विपत्र की राशि बैंक में जमा कर दी। क्लियर है? विल विपत्र का भुगतान कर दिया। वास्तव में ये जनरल एंट्री का प्रश्न है, क्योंकि हमने इसके एग्जाम्पल के रूप में लिया हुआ है, लेकिन ये एक अलग चैप्टर है विल विपत्र। क्लियर है? या बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के प्रश्न भी आपके अधीनस्थ लेखा सेवा के एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के प्रश्न भी हम लोग अलग से देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल जनरल एंट्री के बेसिक को समझने के लिए इस प्रश्न को हम देखते हैं। मीन्स यहाँ पे दो लोगों की खाता प्रभावित हो रही है, अजय और विजय का। क्वेश्चन क्या था कि अजय 4000 रुपए का माल उधार खरीदता है, विजय को उसके एवज में, नगद के एवज में विल विपत्र जारी करता है। विल विपत्र का भुगतान प्राप्त कर लेता है विजय बैंक के थ्रू 5% ब्याज से, और अजय इस विल विपत्र का भुगतान 3 माह के बाद निर्धारित तिथि पर कर देता है। मीन्स यहाँ दो लोगों का खाता प्रभावित हो रहा है, अजय और विजय। खास करके जब भी हम जनरल एंट्री बनाते हैं तो हमें डेबिट और क्रेडिट के नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। तो अभी यहाँ देखते हैं, जैसे अजय का जनरल एंट्री कर रहे हैं, क्लियर है। तो अजय ने क्या किया है, माल उधार में खरीदा है। माल उधार में खरीदा है। माल खरीदने और बेचने के लिए हमेशा क्रय खाता और विक्रय खाता होता है, क्लियर है। और माल या वस्तु एक वास्तविक खाता है, और वस्तु आती है, जब वस्तु फर्म में आती है तो उसे डेबिट खाता प्रभावित होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माल खरीदा गया है तो खरीदने वाला खाता डेबिट हो जाएगा। मतलब क्रय खाता डेबिट किससे, विजय से प्राप्त किया, तो क्रय खाता डेबिट टू विजय, डेबिट विजय से 4000 रुपए, ठीक है ना। डेबिट में 4000 रुपए और क्रेडिट में, चूंकि 4 अप्रैल 2013 का था, तो भाई अजय की जनरल एंट्री में अगला क्या हो जाएगा, इसके एवज में, इस उधार के एवज में उसने विल विपत्र जारी किया। विल विपत्र जारी किया। विल विपत्र अभी के केस में, डेबिट क्रेडिट फाइंड करने के केस में आप उसे एज ए रोकड़ ट्रीट कीजिए कि वो रोकड़ है। जब रोकड़ जाता है, जब रोकड़ हमारे पास से जाता है तो हमेशा क्रेडिट होता है, और जिसके पास रोकड़ आता है वो हमेशा डेबिट होता है। मीन्स विजय डेबिट टू विल विपत्र खाता से 4000 रुपए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी अब ये व्यक्ति जो विल विपत्र जारी किया था उसे 3 महीने बाद भुगतान करता है। 3 महीने भुगतान मतलब 4 अप्रैल, 4 जून, 4 मई, 4 जून, 4 जुलाई, 4 जुलाई को भुगतान करना चाहिए था, लेकिन विल विपत्र के सिद्धांत के अनुसार उसे 3 दिन का अतिरिक्त समय भुगतान के लिए दे होता है। यानी निर्धारित तिथि या वास्तविक तिथि 7 जुलाई को होनी चाहिए। 7 जुलाई को वो देता है। किसका भुगतान करता है, विल विपत्र का, रोकड़ से भुगतान करता है। विल विपत्र का भुगतान, विल विपत्र डेबिट टू रोकड़ खाता, क्लियर है, 4000 रुपए। ये अजय का जनरल एंट्री कंप्लीट हो गया था। आगे हम लोग देखते हैं विजय का जनरल एंट्री। विजय क्या किया है, माल बेचा है, उसके एवज में विल विपत्र प्राप्त किया है और उसे बैंक से भुगतान कराया है। तो अभी जैसे क्रय करने वाला डेबिट था, उसी प्रकार से विक्रय करने वाला, क्रय करने वाला जैसे डेबिट था उसी प्रकार से विक्रय करने वाला हमेशा क्रेडिट हो जाता है। मीन्स यहाँ हो जाएगा कि अजय डेबिट टू विक्रय खाता। किसके विक्रय से, विजय ने बेचा है तो विजय के विक्रय खाता से, तो विजय के विक्रय खाता की जगह में विजय का खाता लिखा जा सकता है, क्लियर ना। तो अजय डेबिट टू विजय के खाता से 4000 रुपए उधार में माल बेचा है। 4 अप्रैल को ही उसे विल विपत्र प्राप्त होता है। 4 अप्रैल को ही उसे विल विपत्र प्राप्त है। विल विपत्र रोकड़ की तरह है, रोकड़ आया मीन्स क्रेडिट, रोकड़ आया मीन्स डेबिट, क्लियर है। तो विजय के पास अभी क्या है, रोकड़ आया। रोकड़ आना मतलब प्राप्त विल विपत्र डेबिट टू अजय, अजय से उसे रोकड़ प्राप्त हुआ है। मैं बताया विल विपत्र को रोकड़ की तरह ट्रीट कीजिए, तो विल विपत्र डेबिट टू अजय 4000 रुपीज। अब इंपॉर्टेंट है कि उसने बैंक में भेज करके उसका भुगतान कराया। तो जब भी हमें रोकड़ प्राप्त होता है या हम बैंक के थ्रू रोकड़ प्राप्त करते हैं वो हमेशा क्रेडिट में आ जाता है, मतलब बैंक में जमा किया गया विल विपत्र डेबिट की तरह रहेगा, ठीक है ना। और बैंक में जो प्राप्त रोकड़ है, जब हम विल विपत्र जमा करेंगे तब हमें बैंक से रोकड़ प्राप्त होगा 5% ब्याज के साथ।
तो बैंक से जो रोकड़ हमें प्राप्त हो रहा है वो डेबिट हो जाएगा, विल विपत्र जमा करने के एवज में तो वो हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाएगा बैंक खाता डेबिट, ब्याज खाता डेबिट, क्योंकि वो 5% ब्याज लेगा विल विपत्र के एवज में। तो बैंक खाता डेबिट, ब्याज खाता डेबिट और प्राप्त विपत्र खाता से 5% जो ब्याज था, यहाँ पे 5% ब्याज को कैसे निकाला गया था उसे देखिए। 5% ब्याज को निकाला गया था इस रूप में, 4000 इंटू 5% ब्याज, वास्तव में 3 माह के लिए है तो इनका मासिक गणना कीजिए, 3/12, तो ये आ रहा था 50, जो कि पिछले वीडियो में गलती हो गया था। क्लियर है? तो यहाँ पे 50 रहेगा और इस रूप में विजय का जनरल प्रविष्टि ओके हुआ था। ये तो हम लोगों ने पिछले क्लास का समरी लिया। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि तलपट क्या है, तलपट के लाभ क्या है, तथा क्या तलपट ही खातों का मिलान अंतिम मिलान है, मतलब उससे किसी प्रकार की अशुद्धियां नहीं रहती, अंतिम प्रमाण है। और दूसरा, अगर तलपट मिलान हो गई है तो भी कौन कौन से अशुद्धि अभी भी प्रेजेंट रहती है। क्लियर है? तो हमारा प्रश्न इस प्रकार से है कि तलपट मिलान, तलपट क्या है, तलपट के लाभ क्या है, तलपट की हानि क्या है, तथा तलपट से प्रकट न होने वाले अशुद्धियों का वर्णन कीजिए। आइए, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तलपट क्या है तथा तलपट के फायदे क्या हैं, तलपट मिलान हो जाने के बाद भी उपस्थित होने वाली अशुद्धियों का वर्णन कीजिए। क्या तलपट मिलान ही खातों की संपूर्ण शुद्धता प्रदर्शित करता है? तो इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं आपके एग्जाम में, बार बार प्रश्न, मतलब हर पेपर में, एसएस पार्ट 1 के हर पेपर में एक प्रश्न आया हुआ है तलपट का थ्योरी। एक पेपर हमें ऐसा भी मिला है जिसमें कि तलपट का एक न्यूमेरिकल भी आया है, एक प्रायोगिक प्रश्न भी आया है, तो तलपट का वो प्रायोगिक प्रश्न भी देखते हैं। क्लियर है? तो पहले देखते हैं तलपट क्या है। जैसा कि लेखांकन की प्रक्रिया थी कि लेखांकन की प्रक्रिया 6-7 स्टेप में होती है। पहला, लेखांकन का पहचान करना, लेन देन का पहचान करना, सौदों का पहचान करना, दूसरा मापन, फिर तीसरा प्रारंभिक लेखा तैयार करना, चौथा वर्गीकरण करना, पांचवा अंतिम लेखा तैयार करना, छठवां विश्लेषण करना और सातवां उनका रिपोर्ट तैयार करना। तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी तलपट, तलपट मतलब अंतिम लेखा तैयार करने की प्रारंभिक चरण है। तलपट क्या है, अब देखते हैं तलपट क्या है। तलपट, तलपट अगर हम लोग इनकी परिभाषा देखते हैं, एक बार ध्यान दीजिए, परिभाषा ध्यान से सुनिए। दोहरी लेखा प्रणाली के पश्चात, तलपट की परिभाषा देखिए, दोहरी लेखा प्रणाली के लेखा के पश्चात खातों की खतौनी हो जाती है। क्लियर है? खातों की खतौनी की जाती है। खतौनी किए हुए खातों को या लेजर तैयार किए हुए खातों के डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष के योग और शेष की गणितीय शुद्धता ज्ञात करने के लिए किसी निश्चित दिनांक के दिन परीक्षा सूची तैयार करना ही तलपट है। तलपट क्या है? तलपट एक परीक्षा सूची तैयार करना है। किनका? विभिन्न प्रकार के लेजर्स, एक ही प्रकार के खातों में रोजनामचा जो बना था उसमें विभिन्न प्रकार के खातों को अलग करके उनका योग शेष, डेबिट शेष, क्रेडिट शेष निकाला गया था, उनको सूचीबद्ध करना, किसी निश्चित दिनांक के दिन सूचीबद्ध करना तथा गणितीय शुद्धता ज्ञात करना ही तलपट है। तलपट का एक बार परिभाषा देख लीजिए। तलपट, तलपट वास्तव में क्या हो रहा है? तलपट में आपको ये पता होना चाहिए कि खातों, कौन से खातों, लेजर्स, ठीक है, खातों के डेबिट तथा क्रेडिट यानी नामे और जमा, खातों के डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष के योग तथा शेष, योग तथा शेष क्यों यूज कर रहे हैं इसे मैं डिस्कस करूंगा। योग तथा शेष का हम क्या करना चाह रहे हैं? गणितीय शुद्धता ज्ञात करना चाह रहे हैं। योग तथा शेष का गणितीय शुद्धता ज्ञात करने के लिए एक सूची तैयार कर रहे हैं। सूची तैयार करना, इसी को कहीं कहीं पे परीक्षा सूची तैयार करना, तैयार करना। ये परीक्षा सूची के लिए 2 शर्तें एकदम महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी शर्तें? हमारा उद्देश्य क्या है? गणितीय शुद्धता ज्ञात करना, गणितीय शुद्धता ज्ञात करना और किसी निश्चित दिनांक के दिन, निश्चित दिनांक के दिन। क्लियर है? तलपट क्या है? तो तलपट, तलपट की जो प्रोसेस होंगी, पहले मैं इनका परिभाषा अगर लिखना चाहूं, ध्यान देंगे, फिर से समझेंगे। दोहरा लेखा प्रणाली से तैयार किए गए खातों की खतौनी के पश्चात उनके दोनों पक्ष डेबिट तथा क्रेडिट के योग तथा शेष का किसी निश्चित दिनांक में
उनकी गणितीय शुद्धता ज्ञात करने हेतु तैयार की गई सूची ही तलपट कहलाती है। तलपट का सामान्य अर्थ है सूची तैयार करना। किनकी सूची तैयार करना? उन खातों की सूची तैयार करना जिन्हें रोजनामचा से अलग करके, लेजर करके, खतौनी करके बनाया गया है, उनके योग और शेष की। मैं इस परिभाषा लिखना चाहूंगा, तलपट क्या है? तो आप स्टार्ट करेंगे, दोहरा लेखा प्रणाली से प्राप्त विभिन्न खातों, ये विभिन्न खाते कौन से हैं? लेजर, ठीक है ना? विभिन्न खातों के योग और शेष की गणितीय शुद्धता ज्ञात करने हेतु, गणितीय शुद्धता ज्ञात करने हेतु किसी निश्चित दिनांक परीक्षा सूची तैयार करना, किसी निश्चित दिनांक को परीक्षा सूची तैयार करना तलपट कहलाता है। फिर से देखेंगे, इन्हें याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। लेखांकन की प्रक्रिया देखे थे। लेखांकन की प्रक्रिया जब तीनों प्रक्रिया हो जाएंगी, पहला दोहरा लेखा प्रणाली से जनरल या रोज नामचा बन जाना, उसके बाद उनकी खतौनी हो जाना, तब उन खातों की गणितीय शुद्धता ज्ञात करने के लिए हम लोग तलपट तैयार करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, जैसे कोई एक्स मैन्युफैक्चरर है जो ये डेस्टर निर्माण कर रही है, तो डेस्टर निर्माण करने के लिए वो क्या करेगा? पहले कुछ रोकड़ से पूंजी लगा करके अपना व्यापार शुरू करेगा। उस पूंजी के, उस रोकड़ से कुछ कच्चा माल खरीदेगा, फोम, रुई, गोंद, लकड़ी, ठीक है ना? इन कच्चा माल से पक्का माल प्राप्त करने के लिए कोई भवन किराए पे लेगा, कुछ मशीनरी लेगा, कुछ कर्मचारी हायर करेगा और उनसे इसका पक्का माल बनाएगा और फिर इसे विक्रय करेगा। क्लियर है? तब इसमें क्या क्या प्रभावित होंगे? पहले तो रोकड़ लगाया, क्लियर है? पहले रोकड़ लगाया तो एक रोकड़ खाता, ठीक है? दूसरा, उससे एक पूंजी तैयार हुआ तो एक पूंजी खाता प्रभावित हुआ। तीसरा, इसी में क्रय खाता हुआ, जितने माल क्रय किए गए। इसी में मशीन खाता, फर्नीचर खाता भी रोज नामचा जब एंट्री करेंगे। साथ ही साथ इसी में विक्रय खाता भी आएगा, इसी में वेतन खाता आएगा, इसी में रेंट खाता आएगा। तो विभिन्न प्रकार के खातों के योग, विभिन्न प्रकार के खातों को एक साथ लिखने का प्रक्रिया क्या था? विभिन्न खातों को एक साथ लिखने का प्रक्रिया क्या था? जर्नल एंट्री या रोज नामचा लिखना। रोज नामचा को वर्गीकृत करते हैं, मतलब जितने भी वेतन खाता है उनको अलग, जितने भी क्रय खाता है उनको अलग, जितने भी विक्रय खाता है उनको अलग करना, जितने भी रेंट खाता है उनको अलग करना। ये क्या कहलाता है? खतौनी करना या लेजर निर्माण करना। खतौनी या लेजर को जब हम डेबिट से क्रेडिट से सॉल्व कर लेंगे, तब उनसे जो खतौनी के बाद जो डेबिट से या क्रेडिट से प्राप्त होंगी, उनको सूचीबद्ध करके गणितीय शुद्धता ज्ञात करने की जो प्रक्रिया रहेगी वो क्या रहेगी? तलपट रहेगी। अब क्लियर हुआ तलपट क्या है? तलपट वास्तव में लेखांकन का वो 5वां स्टेप का प्रारंभिक चरण है तलपट, जिसमें स्टार्टिंग में सौदों का पहचान हुआ, मापन हुआ, फिर प्रारंभिक लेखा, दोहरा लेखा प्रणाली बना, फिर वर्गीकृत हुआ, खतौनी हुआ। खतौनी के बाद पूरे खातों का योग निकाला गया, डेबिट योग तथा क्रेडिट योग, डेबिट शेष या क्रेडिट शेष, इनके योग को एक साथ सूचीबद्ध करके उनकी गणितीय शुद्धता ज्ञात करना क्या है? तलपट है। तलपट के लिए महत्वपूर्ण है कि किसी निश्चित दिनांक को किया जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं तलपट के लाभ। अगर हम लोग इनके लाभ को डिस्कस करते हैं तो लाभ क्या है? सबसे पहला लाभ तो है कि सरल है, सरल, सुगम तथा वैज्ञानिक है, ठीक है? दूसरा है कि इनसे सरल, सुगम तो वैज्ञानिक है, साथ साथ दूसरा है कि इनसे गणितीय शुद्धता का ज्ञान होता है, गणितीय शुद्धता। तीसरा है कि इसे बनाने के लिए, तलपट बनाने के लिए खतौनी करना होता है। खतौनी से खातों की जानकारी मिलती है, संपूर्ण खातों की जानकारी भी मिलती है, की सूची तैयार होती है। क्लियर है? ये वास्तव में एक सूची है। क्लियर है? ये कोई नया डाटा नहीं है, वास्तव में क्या है? सूची तैयार हो रही है। साथ ही साथ तलपट मिलान हो जाने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं? लाभ हानि खाता,
व्यापारिक खाता, चिट्ठा तथा विस्तृत वित्तीय विवरण तैयार कर पाते हैं, जिससे हम इनका तुलनात्मक अध्ययन कर सके। क्लियर है? ये तलपट के लाभ हो गए। अब तलपट बनाने के बाद न प्रकट हो सकने वाली अशुद्धियों को देखते हैं। इसे हम कल दोहरी लेखा प्रणाली में भी देखे थे, तो इन्हें दोबारा देखते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार किसी भी प्रकार से इनको पूछा जा रहा है। क्या है वो प्रश्न? कि तलपट मिलान हो जाने पर भी कौन कौन सी अशुद्धियां प्रकट होती है। ठीक है ना? तो तलपट मिलान होने के बाद भी 6 प्रकार की अशुद्धियां प्रकट हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है? तलपट मिलान पर भी प्रकट होने वाली अशुद्धियां। तलपट मिलान पश्चात भी प्रकट होने वाली अशुद्धियां। कौन कौन सी अशुद्धियां प्रकट हो रही हैं? तो निम्न 6 अशुद्धियां प्रकट होती हैं, उनको टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से लिखेंगे। पहला, भूल चूक या छुटी प्रविष्टि। इनको डिटेल करेंगे तो अगर कोई व्यक्ति अपने रोज नामचा तैयार करने में ही किसी भी प्रविष्टि को भूल जाता है या छूट जाता है, तो इसे कभी भी तलपट मिलान हो जाने पे, क्योंकि तलपट मिलान क्या है? गणितीय सूत्रता ज्ञात कर रहा है। जिन डाटों की आपने एंट्री की है उनका डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष में आपने एंट्री किया है। तलपट में भी डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। मतलब जिन प्रविष्टि को आपने छोड़ दिया है उनका कोई लेखा नहीं रहेगा और वो हमेशा से अशुद्ध ही रह जाएंगे, उनका रेक्टिफिकेशन संभव नहीं है। दूसरा, हिसाब किताब में गलती। किसी ने आपसे माल उधार में खरीदा है और आपने उसे नगद में प्रविष्टि कर दिया। क्लियर है? तो ये भी गलती हो सकती है। तीसरा, सिद्धांत संबंधित गलतियां। सिद्धांत संबंधित गलतियां हैं कि डेबिट क्रेडिट का सिद्धांत अप्लाई करने में जो गलतियां प्रस्तुत हो रही हैं। चौथा, क्षतिपूरक अशुद्धियां। पांचवा, गलत पक्ष में एंट्री। और छठवां, खतौनी या तलपट एंट्री में गलती। अगर इन्हें ध्यान से देखना चाहेंगे तो तलपट में निम्न 6 अशुद्धियां कभी भी रेक्टिफाई नहीं की जा सकती, कभी भी इन्हें पकड़ा नहीं जा सकता है। अगर आप रोज नामचा एंट्री करते समय ही किसी प्रविष्टि को लिखना भूल गए, किसी का हिसाब किताब लिखना भूल गए, कोई उधार में माल खरीदा था उसे आपने नगद बता दिया, किसी ने नगद में खरीदा था आपने उसे उधार बता दिया, तो इस प्रकार की गलती कभी भी नहीं पकड़ी जाएगी, क्योंकि आपने डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष दोनों ही पक्ष में राशि को एंट्री किया है और वही राशि ऐड होकर के तलपट वेरीफाई कर रहा है, वो एक गणितीय सूत्र निकाल रहा है। मीन्स ह्यूमन एरर्स, जो भी मानव गलती कर रहा है और गणितीय रूप से वो गलती नहीं हो रही है, तो उसे नहीं पकड़ा जा सकता है। डेबिट और क्रेडिट से संबंधित गलती, अगर कोई डेबिट पक्ष का एंट्री है आपने उसे क्रेडिट पक्ष में कर दिया, कोई क्रेडिट पक्ष का एंट्री है आपने उसे डेबिट पक्ष में कर दिया और गणितीय सूत्र अभी भी है, तो इन्हें नहीं पकड़ा जा सकता है। क्षतिपूरक अशुद्धियां। क्षतिपूरक अशुद्धियां टिप्पणी में 2-4 बार आया हुआ है, 10 साल 12 साल का पेपर है, इसमें 2-4 बार आया हुआ है। मतलब क्षतिपूरक अशुद्धियां इंपॉर्टेंट है। क्षतिपूरक अशुद्धियों का अर्थ है कि डेबिट में आप कहीं पे 100 रुपए 200 या किसी राशि की गलती किए, वही गलती आप क्रेडिट में भी कर दिए, जिस प्रकार से डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष अभी भी बराबर है, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष का योग अभी भी बराबर है। तो इस प्रकार की गलतियां, डेबिट पक्ष की गलती को आपने क्रेडिट पक्ष की गलती के द्वारा क्षतिपूर्ति कर दिया है, इस प्रकार की अशुद्धियां क्षतिपूरक अशुद्धियां कहलाती है। डेबिट पक्ष की कोई गलती, सेम गलती क्रेडिट पक्ष की गलती, गणितीय रूप से अभी भी बराबर है, गणितीय सूत्र बार बार हम लोग निकाल रहे हैं, तो गणितीय सूत्र में उसे भी पकड़ा जाना मुश्किल है, क्षतिपूरक अशुद्धियां होती हैं। इसके बाद अगर आप एक पक्ष का डाटा गलत पक्ष, जो डेबिट पक्ष का डाटा है उसे क्रेडिट पक्ष में, जो क्रेडिट पक्ष का डाटा है उसे डेबिट पक्ष में लिख देते हैं, तो भी ये अशुद्धियां नहीं पकड़ी जा सकती हैं, क्योंकि ये गणितीय रूप से अभी भी सही हो जाएंगी।
खतौनी या तलपट एंट्री, खतौनी के समय कोई डाटा आपने गलत एंट्री कर दिया है या तलपट एंट्री के समय डाटा गलत एंट्री कर दिया है, तो इस प्रकार की अशुद्धियों को भी नहीं पकड़ा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि तलपट से संबंधित आया हुआ प्रश्न क्या है। अब एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि 2013 निम्नलिखित शेष एक व्यापारी की पुस्तकों से लिए गए हैं जिसमें कि आपको 31 मार्च 2013 का तलपट बनाना है। क्लियर है, तलपट बनाना है, व्यापारी का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ये दिया है कि 31 मार्च 2013 की स्थिति में बनाना है। हमें तलपट किसकी स्थिति में बनाना है? 31 मार्च 2013 की स्थिति में। डेट दिया हुआ है, जैसा कि हमने देखा हुआ था कि तलपट के लिए डेट बहुत महत्वपूर्ण था। क्लियर है, तो एक निश्चित तिथि में बनाया जाने वाला खाता है तलपट। पहले हम लोग देखते हैं कि तलपट बनाने के प्रकार कौन कौन से। तलपट के प्रकार होते हैं योग विधि से, शेष विधि से, योग और शेष विधि से, और समान योग को छोड़कर योग विधि। निम्न 4 प्रकार से तलपट बनाए जा सकते हैं: योग विधि, शेष विधि, योग और शेष विधि, समान विधि को छोड़ करके योग विधि से। इसका प्रोफार्मा क्या होता है? तो प्रोफार्मा हमेशा ऐसा रहता है, खातों का नाम, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। क्लियर है, प्रोफार्मा में हमेशा कैसा रहेगा? खातों का नाम, डेबिट पक्ष, क्रेडिट पक्ष। हाँ, इसमें ये भी रहेगा, खाता पृष्ठ संख्या भी रहेगा, खातों का नाम, खाता पृष्ठ संख्या। क्लियर है, मतलब जब भी हम तलपट तैयार करेंगे तो उसके लिए ये प्रोफार्मा रहेगा। क्लियर है, और हमेशा इसमें योग फाइंड किया जाएगा और डेबिट शेष, क्रेडिट शेष के हमेशा इक्वल प्राप्त होगा। क्लियर है, योग विधि से जितने योग प्राप्त हैं उनको लिखेंगे, शेष विधि से डेबिट शेष या क्रेडिट शेष जो प्राप्त हुए हैं, योग और शेष, इसमें और 2 डाटा जुड़ जाएगा, यहाँ योग के लिए हो जाएगा, या शेष के लिए हो जाएगा, समान योग को छोड़कर, मतलब समान योग को छोड़कर। अब इसको देखते हैं कि वास्तव में है क्या। पहले हमें डेबिट और क्रेडिट के संबंध में कॉन्सेप्ट विकसित करना पड़ेगा कि डेबिट कौन होंगे, क्रेडिट कौन होंगे। तो डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट के लिए हमें वही पुराने नियम को जानने पड़ेंगे। पुराना नियम क्या था कि खाता 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र। व्यक्तिगत में क्या हो सकता है? वास्तविक व्यक्ति हो सकता है, या वास्तविक व्यक्ति या व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति के रूप में राम का खाता, श्याम का खाता। कृत्रिम व्यक्ति के रूप में, कृत्रिम व्यक्ति क्या होंगे? जैसे किसी बैंक का खाता, किसी कंपनी का खाता, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और प्रतिनिधि व्यक्ति खाते भी हो सकते हैं, प्रतिनिधि व्यक्ति खाते भी हो सकते हैं। ये कौन से रहेंगे? तो प्रतिनिधि व्यक्ति खाते हो जाएंगे पूंजी खाता, आहरण खाता, पूंजी खाता, आहरण खाता, अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित व्यय, अनुपार्जित व्यय। इस प्रकार के जो रहेंगे वो सभी व्यक्तिगत खाते के रूप में रहेंगे। और व्यक्तिगत खाते का रूल ये है कि जो किसी भी कंपनी या किसी भी व्यवसाय में व्यक्तिगत खाते में प्राप्त करने वाला व्यक्ति डेबिट पाना मीन्स डेबिट, या नामे, और देना मीन्स क्रेडिट या जमा। इसी सिद्धांत का हमेशा फॉलो करेंगे। पहला क्या? व्यक्तिगत अकाउंट, व्यक्तिगत में क्या है?
पाना डेबिट और देना क्रेडिट। क्लियर है? दूसरा खाता है वास्तविक खाता। वास्तविक खाता मतलब वस्तु के संबंध में, जैसे क्रय खाता, विक्रय खाता, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, असेट मूर्त और अमूर्त के रूप में भी होते हैं। मूर्त और अमूर्त। मूर्त मतलब भवन, फर्नीचर, ठीक है ना। अमूर्त गुडविल, साख, ट्रेडमार्क। क्लियर है? तो इस रूप में भी वास्तविक खाते होते हैं। वास्तविक खाते का रूल क्या है? वास्तविक खाता होता है, वास्तविक खाता अगर वस्तु व्यापार में आ रहा है, वस्तु आना डेबिट होता है, वस्तु का जाना क्रेडिट होता है। और एक और होता है नाम मात्र का खाता। नाम मात्र का खाता मतलब हानि और व्यय और लाभ और आय। ठीक है? तो डेबिट में हमेशा व्यय या हानि कंसीडर किए जाएंगे और नाम मात्र खाता, और क्रेडिट में हमेशा आय और लाभ कंसीडर किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट यही है कि हमें जब भी कोई तलपट तैयार करना है तो उसमें डेबिट और क्रेडिट की पोस्टिंग करनी है, और कौन सा डेबिट शेष है, कौन सा क्रेडिट शेष है, इसके बारे में समझ विकसित करना है। तो पहले तो हमने ये जाना कि डेबिट और क्रेडिट होता है। क्लियर है? अब ध्यान देंगे, जैसे पहले हमने रोज नामचा बनाया। क्लियर है? रोज नामचा बनाया कि कोई एक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो डेस्टर का निर्माण करती है। पहले हमने एक रोज नामचा बनाया कि कोई एक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो डेस्टर का निर्माण करती है। तो इसने पहले कुछ पैसे, मान लेते हैं पहले 50 रुपए रोकड़ लगा करके पूंजी निर्माण कराया। क्लियर है? रोकड़ और पूंजी दो खाते हो गए। दूसरा, उसने माल खरीदा, रुई, फोम, गोंद, लकड़ी। क्लियर है? क्रय किया। तीसरा, उसने किसी भवन को किराए में लिया। चौथा, किसी मशीन का क्रय किया। सभी उस रोकड़ से ही कर रहे हैं, मशीन का क्रय, भवन का किराया, वेतन दिया, रेंट दिया। फिर जब माल तैयार हो गया तब इसे बेचा, तो विक्रय खाता। मीन्स एक ही रोज नामचा में कई प्रकार के खाते प्रभावित होते हैं। रोकड़ खाता, पूंजी खाता, क्रय खाता, विक्रय खाता, वेतन खाता, रेंट खाता। क्लियर है? तो इन सभी का अलग अलग खातों में डिवाइड करना खतौनी कहलाता है, लेजर निर्माण कराता है। लेजर जब बनाते हैं हम लोग, जैसे हमने रोकड़ खाता बनाया। क्लियर है? जैसे लेजर हम लोग बना रहे हैं, मान लेते हैं रोकड़ खाता का हमने लेजर बनाया। क्लियर है? तो रोकड़ खाता लेजर में होता है डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। क्रेडिट पक्ष यहाँ दिनांक और LF या फिर खाता क्रमांक संख्या। तो हम इसमें डेबिट और क्रेडिट सभी पक्षों का योग करते हैं। क्लियर है? तो रोकड़ खाता में हमेशा डेबिट पक्ष अधिक आता है और क्रेडिट पक्ष कम आता है। तो इन्हें बैलेंस करने के लिए हम यहाँ लिखते हैं कैरी फॉरवर्ड टू डेबिट अकाउंट, या नामे खाता को शेष ले गए। यहाँ पे नामे खाता का शेष लिख करके इनको बैलेंस करते हैं, बराबर करते हैं, तब एक खतौनी कंप्लीट होता है। और यही जो शेष होता है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रारंभिक शेष हो जाता है, प्रारंभिक स्टॉक हो जाता है। क्लियर है? मतलब हमें अभी ये विकसित करना पड़ेगा कि कौन सा खाता डेबिट शेष के रूप में आता है, कौन सा खाता क्रेडिट शेष के रूप में आता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कुछ असेट है, जैसे भवन है। क्लियर है? जैसे भवन है, जैसे क्रय किया गया वस्तु है, या क्रय खाता है, फर्नीचर है, तो ये हमेशा डेबिट होते हैं, क्योंकि ये कभी निगेटिव नहीं हो सकते हैं। या तो वस्तु होगा या जीरो होगा, नहीं होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। रोकड़ खाता या तो आपके पास पैसा होगा या जीरो होगा, निगेटिव पैसा तो होगा नहीं। तो कुछ ऐसे खाते हैं जिनके हमेशा और हमेशा डेबिट शेष आते हैं, और कुछ ऐसे खाते हैं जिनके हमेशा और हमेशा क्रेडिट शेष आते हैं। इनका समझ विकसित करने के बाद ही हम तलपट के प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले इन खातों के वर्गीकरण से हमें समझ विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं
कि कौन से खाते डेबिट होते हैं, कौन से खाते क्रेडिट होते हैं, फिर प्रश्न को देखेंगे। तो पहले आप ध्यान दीजिए, जो हमेशा डेबिट होने वाले खाते हैं वो कौन कौन सी है। हमेशा डेबिट होने वाले खाते कौन कौन सी है, या जो हमेशा डेबिट शेष लाते हैं वो खाते कौन कौन सी। डेबिट हमेशा या नामे, क्रेडिट हमेशा, और डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। जैसे इसमें क्रय खाता, विक्रय वापसी, प्रारंभिक स्टॉक, क्रय खाता हमेशा डेबिट आते हैं, विक्रय वापसी भी क्रय की तरह कंसीडर किया जाता है, हमेशा डेबिट आते हैं। प्रारंभिक रहतिया, देनदार एक लायबिलिटी है, क्लियर है, तो देनदार हमेशा डेबिट होता है। इसके बाद संपत्ति हमेशा डेबिट होते हैं। आहरण खाता हमेशा डेबिट होता है, या तो आहरण करेगा या नहीं करेगा, निगेटिव में आहरण करेगा ऐसा तो कुछ है नहीं, जब वो रोकड़ देगा तो पूंजी खाता के अंतर्गत क्लासिफाइड हो जाएगा, तो इसलिए आहरण खाता हमेशा और हमेशा डेबिट होगा। रोकड़ खाता, बैंक की राशि या बैंक का खाता, तो ये सभी वे खाते हैं जो हमेशा और हमेशा डेबिट होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्रेडिट शेष वाले खाते कौन कौन से। क्रेडिट शेष जैसे आहरण था तो यहाँ पे पूंजी खाता, जैसे क्रय था तो विक्रय खाता, क्लियर है। जैसे विक्रय वापसी था तो क्रय वापसी, ठीक है। जैसे रोकड़ था, जैसे बैंक खाता था तो बैंक अधिविकर्ष भी आ जाएगा, बैंक अधिविकर्ष। ये देनदार था तो लेनदार की खाते। इस प्रकार के खाते हमेशा और हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो एक समझ विकसित करने के लिए आप जानिए कि डेबिट होने वाले खाते कौन कौन सी होती हैं, क्रेडिट होने वाले खाते कौन कौन सी होती हैं। ऐसे खाते जिनका डेबिट और क्रेडिट होना निर्धारण नहीं कर सकते, जैसे ब्याज खाता, बट्टा खाता, कमीशन खाता, किराया खाता। तो इनमें पहले में ही, स्टार्टिंग में ही देय या प्राप्य लिखा रहेगा। अगर देय या प्राप्य नहीं लिखा है तो उसे हमेशा डेबिट कंसीडर करेंगे, और अगर देय या प्राप्य लिखा है तो बनाना और आसान हो जाता है, ठीक है ना। अब हम इस प्रश्न की ओर पहुंचेंगे कि इस प्रश्न को कैसे बनाना है। हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है। पहला, खातों का डेबिट होना या क्रेडिट होना निम्न 3 सिद्धांतों पे है। पहले हम खातों का पहचान करें कि वो व्यक्तिगत है, वास्तविक है या नाम मात्र है। उसके बाद खातों की पोस्टिंग देखें कि व्यक्तिगत है तो वो प्राप्त हो रही है या जा रही है, प्राप्त हो रही है तो डेबिट, जा रही है तो क्रेडिट। वास्तविक है तो वो वस्तु आ रहा है या वस्तु दिया जा रहा है, वस्तु आ रहा है तो डेबिट, वस्तु दिया जा रहा है तो क्रेडिट। अगर नाम मात्र है तो हानि या व्यय हुआ है तो डेबिट, आय या लाभ हुआ है तो क्रेडिट, ये है। और एक कुछ कॉमन है, ये उन्हीं से निकाला हुआ है, जैसे क्रय खाता। क्रय खाता मीन्स क्या, वस्तु आपने खरीदा है, वस्तु आया मतलब डेबिट पक्ष, क्लियर है। विक्रय खाता, वस्तु आपने बेचा है, वस्तु गया मतलब क्रेडिट पक्ष। तो हम लोग इसके आधार पर इस तलपट को बनाना शुरू करते हैं, क्लियर है। तलपट बनाने के लिए अब तलपट बनाते हैं, देखिए। तलपट बनाने का जो प्रोफार्मा रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। खातों का नाम, खाता पृष्ठ संख्या, डेबिट या नामे पक्ष, क्रेडिट या जमा पक्ष, ठीक है ना। इस प्रकार से
और जैसा कि आपको पता है कि तलपट में हमेशा डेबिट और क्रेडिट दोनों का ही योग बराबर होता है, तभी वो तलपट तभी उसका गणितीय मिलान सही है, ठीक है ना। अब देखते हैं वेतन। वेतन क्या है? वेतन डेबिट पक्ष है, क्लियर है, एसेट है, आय, तो ये हो जाएगा वेतन। हाँ, वेतन क्या है? तो वेतन वास्तव में कंपनी का क्या है? वेतन वास्तव में कंपनी का खर्च है, और जब कंपनी का खर्च है तो ये कौन सा खाता में गया है? नाम मात्र का खाता। मतलब ये कौन सा खाता है? नाम मात्र खाता। नाम मात्र खाता, और नाम मात्र खाता में क्या हुआ है? व्यय। नाम मात्र खाता में व्यय होता है तो क्या होता है? नाम मात्र खाता में व्यय होता है तो क्या होता है? डेबिट। मीन्स पहला आ जाएगा वेतन, और पास से लिखिए इसको, बड़ा है, पहला आ जाएगा वेतन, ठीक है ना। और ये क्या है? डेबिट है, क्योंकि ये नाम मात्र का खाता है और व्यय हुआ है, तो डेबिट पक्ष में। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा भवन। भवन, भवन, फर्नीचर, ये सभी एसेट है, मूर्त वस्तुएं हैं, क्लियर है, तो ये डेबिट पक्ष में आ जाएंगी, क्योंकि भवन ये कौन सी है? वास्तविक खाता का है और वस्तु का है। व्यापार में भवन लिया गया है, व्यापार में भवन या तो क्रय किया गया होगा या रेंट लिया गया होगा, किसी भी रूप में भवन लिया गया है, मतलब ये वस्तु है, मतलब ये डेबिट पक्ष में है। तो भवन, भवन वास्तव में क्या है? तो यह है वास्तविक खाता, वास्तविक खाता, और ये प्राप्त हुआ है, वस्तु आया है, क्लियर है ना। वस्तु लिया गया होगा तो ये भी हुआ डेबिट, तो ये भी डेबिट हुआ। और भवन कितने का है? तो भवन है 40,000 का, क्लियर है। इसके बाद अगला है पूंजी। पूंजी कौन सा खाता है? तो पूंजी है व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता। पूंजी व्यक्तिगत खाता है, किसका? मालिक का व्यक्तिगत खाता है पूंजी, क्लियर है ना। पूंजी मालिक का व्यक्तिगत खाता है, और वो रोकड़ दे करके पूंजी स्टार्ट किया है, क्लियर है। पूंजी मालिक का व्यक्तिगत खाता है और वो दिया गया है, तो वो हो जाएगा पूंजी खाता, जो होता है वो हो जाता है क्रेडिट, और ये कितना है? 66,000 रुपए, क्लियर है। अगला है देय विपत्र। विपत्र, बिल एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, हमेशा रोकड़ की तरह ट्रीट किया जाएगा। देय विपत्र, क्लियर है। देय विपत्र दिया जा रहा है, क्लियर है ना। देय विपत्र, आप रोकड़ के रूप में कुछ दे रहे हैं, देय विपत्र देना है, ठीक है ना, तो क्रेडिट पक्ष में आ जाएगा, तो हो जाएगा देय विपत्र, क्लियर है। ये कितना हुआ? 11,600। इसके बाद अगला है देनदार। देनदार, देनदार मतलब किसी को, किसी के लिए मैं देनदार हूं, मेरी देने की लायबिलिटी है, क्लियर है। देनदार मतलब किसी को मैं देने के लिए लायबिलिटी रखता हूं, तो देनदार ये हमेशा डेबिट में आ जाएगा, क्लियर है, क्योंकि मैं देने की लायबिलिटी रखता हूं, देनदार, ठीक है ना। तो देनदार डेबिट में आ जाएगा, तो हो जाएगा 16,000 रुपए। अगला है बीमा। बीमा, बीमा कौन सी खाता है? नाम मात्र का खाता, और बीमा में आप कुछ पैसे दे रहे हैं, बीमा के रूप में आप कुछ पैसे पटा रहे हैं, तो डेबिट में आ जाएगा, क्लियर है। बीमा के बाद लेनदार। लेनदार, जिस प्रकार देनदार डेबिट होता है उसी प्रकार लेनदार, किसी को मैंने सामान दिया है, उससे पैसा लेने की लायबिलिटी है, क्लियर है। लेनदार, पैसा मिला नहीं है, पैसा लेने की लायबिलिटी है, तो लेनदार हमेशा क्रेडिट हो जाता है। और लेनदार में कौन कितना राशि है? 18,100, ठीक है ना। लेनदार के बाद प्राप्त विपत्र। प्राप्त विपत्र, जिस प्रकार देय विपत्र क्रेडिट था, देने के लिए रोकड़ देने थे, अब रोकड़ प्राप्ति के रूप में आ रहा है। जब रोकड़ प्राप्ति के रूप में आ रहा है, रोकड़ मिल रहा है, रोकड़ प्राप्ति के रूप में आ रहा है, या रोकड़ मिल रहा है, वस्तु खाते में रोकड़ मिल रहा है, तो उसमें क्या आ जाएगा? रोकड़ मिल रहा है, तो यहां आ जाएगा डेबिट पक्ष। रोकड़ प्राप्त विपत्र की बात कर रहे हैं, क्लियर है, तो ये आ जाएगा डेबिट पक्ष। प्राप्त विपत्र कितने राशि का है? तो 5,000 रुपए का। इसके बाद है बैंक अधिविकर्ष। मैंने अभी बताया था कि रोकड़ खाता है बैंक खाता और वास्तविक खाते हैं, और रोकड़ खाता और बैंक खाता हमेशा डेबिट होता है।
लेकिन बैंक अधिविकर्ष, बैंक से ओवरड्राफ्ट किया गया है, बैंक में राशि नहीं थी, उससे एक्स्ट्रा राशि निकाल ली गई है, निगेटिव में कर दिया गया है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। बैंक अधिविकर्ष, तो बैंक अधिविकर्ष हमेशा क्रेडिट होता है। बैंक अधिविकर्ष के बाद कमीशन, प्राप्त कमीशन। सबसे पहले सोचिए कि प्राप्त कमीशन कौन सा खाता है, तो प्राप्त कमीशन नाम मात्र का खाता, कमीशन मतलब लाभ हुआ है, आय आया है, क्योंकि प्राप्त कमीशन है, और कोई आय आया हुआ चीज, कोई आया हुआ चीज क्या होता है, नाम मात्र खाता में क्रेडिट। तो प्राप्त कमीशन कितना है, 6,000 रुपए। क्लियर है। फिर दान है, दान, दान दिया गया है, दान दिया गया है, खर्च के रूप में, व्यय के नाम मात्र खाता में ही आएगा, दान भी आएगा नाम मात्र, और एक खर्च है, ठीक है ना, ये प्राप्ति थी, अब एक खर्च है, दान खर्च हुआ, तो 300 रुपए, तो 300 रुपए किस में आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। इसके बाद अगला है क्रय, खरीदारी, खरीदारी भी डेबिट होता है, क्रय खाता, तो क्रय खाता ये कितना रुपए है, 10,000 रुपए, ठीक है ना। उसके बाद विक्रय खाता है, तो विक्रय खाता हमेशा क्रेडिट प्राप्त होता है, और विक्रय खाता कितना है, 22,000 रुपए है। उसके बाद है क्रय वापसी, क्रय वापसी वास्तव में क्रय वापसी विक्रय की तरह ही होती है। वास्तव में क्रय वापसी, मैंने कोई सामान खरीदा, अब मैं कुछ पैसे देकर के सामान खरीदा, अब मैं उन्हीं सामान को वापस कर रहा हूं, तो वास्तव में उस सामान को मैं दोबारा उन्हें दे रहा हूं और उनसे वही राशि ले रहा हूं, मतलब विक्रय के जैसा ही हुआ। मतलब क्रय वापसी भी विक्रय खाता की तरह ही डेबिट हो जाएगा, और क्रय वापसी कितना है, 300 रुपए का। विक्रय वापसी, विक्रय वापसी मैंने कोई सामान बेचा था, उसे पसंद नहीं आया, उन्होंने वापस कर दिया, तो एक क्रय की तरह ही ट्रीट होगा, और विक्रय वापसी कितनी है, 700 रुपए। अंत में है कि हस्तगत रोकड़ या हाथ में कुछ रोकड़ है, तो वो रोकड़, तो रोकड़ खाता में हमेशा बताया था कि डेबिट पक्ष में आता है, और रोकड़ खाता डेबिट पक्ष में कितना आया है, 62,450। 62,450 पूरी एंट्री हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पूरी एंट्री हो गई। पूरी एंट्री होने के बाद आप इनका योग निकालिए। तो योग, जब आप इनका योग निकालेंगे तो ये आ रहा है, कैलकुलेटर से योग कर लेते हैं। तो ये इनका योग आ जा रहा है 1,40,000। इनका योग देख लेते हैं 66,000, 11,000, 1810, 16,000। ये भी आ रहा है 1,40,000। तो इस प्रकार से इनका डेबिट शेष और क्रेडिट शेष इक्वल हो गया है, मतलब तलपट मिलान हो गया है। खैर, फिर से ध्यान देंगे, तलपट के संबंध में हम आज एक प्रश्न देख रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न अच्छे से आप सब शायद ही समझ पाए होंगे, क्योंकि इससे पहले डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज्यादा जरूरी था। क्योंकि हम आए हुए प्रश्नों का अभी थ्योरी पार्ट देख रहे हैं, इसलिए अभी थ्योरी को कंसर्न कर रहे हैं। जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो इनका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्लियर है। तो एक चीज और ध्यान दीजिए, अधीनस्थ लेखा सेवा के लिए मैं क्लासेस शुरू करने वाला हूं 2 नवंबर से। जो भी इंटरेस्टेड होंगे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे या फिर व्हाट्सएप करेंगे। क्लियर है। 2 नवंबर से अधीनस्थ लेखा सेवा के लिए नए पैटर्न में मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। धन्यवाद।